हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए फॉर्म फिलअप चल रहा है। 21 सितंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, जो कि 22 अक्टूबर तक चलने वाला है। यदि अभी तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो सबसे पहले जाके फॉर्म अप्लाई करिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। तो इस टाइम साथ ही हम क्या करें, जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पिछले वर्षों में एग्जाम हुए हैं तो एक एक शिफ्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज यह दूसरा पेपर होने वाला है, जो कि साथ ही जीके का पेपर होगा। जीके में ही सबसे अधिक क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको सबसे अधिक स्कोर जीके में ही करना है। तो साथ ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या है, तो सबसे अधिक देखिए जीके का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद 25 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चनों का आपका पेपर रहने वाला है। इसमें केवल सिंगल पेपर होता है। उसके बाद जब इसका फिजिकल होता है ना, फिजिकल में केवल आपको क्वालिफाइंग करना होता है। तो यदि साथ ही आप एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो समझ आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक सीट पक्का कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एग्जाम ही मेन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं मेन होता है। ओके साथी, तो लगातार हम एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस सेकेंड पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 37 क्वेश्चन आने वाले। तो साथ ही सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करिए, उसके बाद आप पेपर को पढ़िए कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें किस लेवल के क्वेश्चन को तैयार करना है, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन 2 साल से लगातार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सॉल्व पूछ रहे हैं। तो उसी लेवल के क्वेश्चन आप सभी को तैयार करना है। ओके साथी, तो चलिए आज इस सेकेंड पेपर को हल करते हैं। देख लीजिए साथी, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे पिछले वर्षों में और अपनी तैयारी देखिए और देखिए क्या हमसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके साथी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास आप सभी को हम 11:30 AM पे सुबह देंगे। ओके साथी, तो चलिए और लास्ट में अपना स्कोर भी करिएगा, देखिएगा कितना आप सभी का 50 क्वेश्चन से स्कोर रहा। ओके साथी, तो चलिए आज का पहला प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय ब्यूरो से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय ब्यूरो से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 112 है, यानी पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? बताइए, कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? तो याद रखिएगा जतिंद्र मोहन सेनगुप्ता। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। सीमित सरकार की अवधारणा नागरिकों के किसकी सत्तारूढ़ सरकारों से रक्षा करने के लिए एक प्रमुख प्रयास है? बताइए दोस्त, सीमित सरकार की अवधारणा नागरिकों के किस सत्तारूढ़ सरकारों से रक्षा करने के लिए एक प्रमुख प्रयास है? तो याद रखिए दोस्त, मौलिक अधिकार की सत्तारूढ़ सरकारों से रक्षा करने के लिए एक प्रमुख प्रयास है। तो डी ऑप्शन मौलिक अधिकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत में निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी यानी स्टील सिटी कहा जाता है? बताइए दोस्त, भारत में स्टील सिटी किसे कहा जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा जमशेदपुर को। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार है? तो याद रखिए दोस्त, अनुच्छेद 200 यह प्रावधान करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जानी जाती हैं? बताइए,
भारत की जो प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर हैं, ये किस विधा के लिए जानी जाती हैं? तो साथ ही याद रखिए गजल संगीत के लिए। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार क्या होता है? एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार यानी कितने mm का होता है? तो 40 mm का होता है। डी ऑप्शन 40 mm बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8। दीपा करथा ये किस नृत्य से संबंधित है? बताइए, दीपा करथा किस नृत्य से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिए कथक से है। कथक किस राज्य का है? तो यूपी का है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के समय बनाया गया था? बताइए, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस राजवंश के समय में बनाया गया था? तो याद रखिएगा चंदेल राजवंश के समय। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? बताइए, किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रयास के लिए अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो साथ ही याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। विशाल भारती मरुस्थल थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? बताइए, विशाल भारती मरुस्थल थार मरुस्थल किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा अरावली पर्वतमाला। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। तो साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अपनी तैयारी साथ में चलने वाला है। इस सीरीज को हम लगभग 10,000 से लेकर 15,000 भाइयों को ऐड करेंगे। तो भाई आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि तुरंत क्लास आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। अपनी तैयारी ग्रुप में चलने वाली है, तो भाई नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन करिए। ओके। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? बताइए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो याद रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.8% है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में कांटेदार वन और गुल्म वन पाए जाते हैं? तो भारत के किस भाग में कांटेदार वन और गुल्म वन पाए जाते हैं? तो साथ ही याद रखिएगा ये उत्तर पश्चिमी भारत में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को। धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के पास निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है? बताइए, धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के पास किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 को। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो साथ ही याद रखिएगा अनुच्छेद 3651 की बीच आता है, जो कि साथ ही ये डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, जो कि साथ ही पार्ट 4 में शामिल है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो 17 को। वॉलीबॉल नेट पर प्रयुक्त एंटीना का रंग कैसा होता है? बताइए, वॉलीबॉल नेट पर प्रयुक्त एंटीना का रंग कैसा होता है? तो देख लीजिए साथी कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। तो एक तो लाल होता है और एक सफेद होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 को। पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित था? तो याद रखिएगा चालुक्य से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 को।
अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में भेजा था? बताइए, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म का प्रचार करने के लिए किस देश में भेजा था? तो साथ ही याद रखिएगा, श्रीलंका देश में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? बताइए साथी, कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने के लखनऊ चला गया था? तो साथी याद रखिए, राजकुमार शुक्ला ने। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तभी तो 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। ये डेट याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21, पर्वतीय वनों यानी माउंटेन फॉरेस्ट में निम्नलिखित में किस प्रकार की वन्य जीव प्रजातियां पाई जाती है? तो बताइए, पर्वतीय वनों में किस प्रकार की वन्य जीव प्रजातियां पाई जाती है? तो साथ ही याद रखिएगा, यॉक टाइप की। सी ऑप्शन, याक आपने देखा होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताइए, भारत में हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सी सुब्रमण्यम को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 को, मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष में ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो 1994 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 को, कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिकीय कार्यप्रणाली और डीएनए संश्लेषण से जुड़ा हुआ है? बताइए दोस्त, कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिकीय कार्यप्रणाली और डीएनए संश्लेषण से जुड़ा हुआ है? तो विटामिन B12 है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? हिंदू पंचांग के चैत्र मास के पहले दिन उगादि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए दोस्त, हिंदू पंचांग के चैत्र मास के पहले दिन उगादि मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, यानी 50% सवाल कंप्लीट हो चुका है। अपना स्कोर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। मान्यखेड़ या मालखेड़ निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की राजधानी थी? बताइए, मान्यखेड़ या मालखेड़ या किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो राष्ट्रकूट की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27 को, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाले श्वेत अवक्षेप का नाम लिखिए। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाले श्वेत अवक्षेप का नाम बताइए। तो बेरियम सल्फेट होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28 को, भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 ये किसको संदर्भित करता है? बताइए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 है, यह किसको संदर्भित करता है? तो साथ याद रखिएगा, न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण को। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 को, बेरिलियम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्त, बेरिलियम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो सर जी 4 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने मानवीय और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? बताइए, किसने मानवीय और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो साथ ही याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 को, 1936 में गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? गोदान पुस्तक तो काफ़ी फेमस हुई थी भाई, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी 1936 में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 को। भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीतियां बनाने की शक्ति किसके पास होती है? भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीतियां जो बनाई जाती है, यह शक्ति किसके पास होती है? तो सर जी संसद के पास होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। आरबीआई अधिनियम आरबीआई मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्यों के लिए प्रावधान करता है? तो साथ ही याद रखिएगा, जो आरबीआई अधिनियम है, आरबीआई मौद्रिक नीति समिति है, इसमें दोस्त लगभग 6 सदस्यों के लिए प्रावधान करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादरा और नगर हवेली की है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 173 में है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 को। उत्तराखंड के किस जिले की दूधा टोली पर्वतमाला में से रामगंगा नदी निकलती है? बताइए साथी, उत्तराखंड के किस जिले की दूधा टोली पर्वतमाला में से रामगंगा निकलती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, पौड़ी गढ़वाल से। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, मुगल काल में लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। यानी साथ ही मुगल काल में जो आपका लड़ाई लड़ी गई थी, उसको आपको बिल्कुल काल क्रम के हिसाब से सेट करना है। जैसे खानवा की युद्ध दिया है, पानीपत का पहला युद्ध है, घाघरा की युद्ध, चौसा की युद्ध। जैसे साथ ही खानवा की युद्ध की बात करेंगे तो कब हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था। आप सभी को याद होगा, ये तो काफ़ी मतलब कि फेमस युद्ध है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था, तीसरा 1761 में हुआ था। और घाघरा के युद्ध कब हुआ था? 1529 में हो गया था भाई। और चौसा की युद्ध 10 साल बाद हुआ था, नहीं 1539 में हो गया था। तो सबसे पहला युद्ध देखिए पानीपत का, यानी बी आएगा पहले, फिर 1526 के बाद 1527 यानी खानवा की युद्ध, यानी ए आ जाएगा, फिर 1529 यानी सी आ जाएगा, बी ए सी, और लास्ट में आपका डी ऑप्शन चौसा की युद्ध जो कि 1539। तो बी ए सी डी किस ऑप्शन में? देखिए पहला ही ऑप्शन में है। देखिए भाई, बी ए सी डी पहले ही ऑप्शन दिया है, तो 37 का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको युद्ध का काल मालूम होता तो इस सवाल का राइट आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए, खानवा की युद्ध 1527, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, घाघरा का युद्ध 1529 और चौसा की युद्ध 1539 में हुआ था। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? बताइए। तो साथी याद रखिए 72.98% है। वैसे अब साथी 74.04%। यदि 70 के बाद आया, यदि 74 एग्जैक्टली नहीं है तो 72, 73, 74, 75 भी दे सकते हैं आप लोग। ऑप्शन में रहेगा 72 प्लस। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के माध्यम से जल के निरंतर संचलन के लिए एक शब्द क्या है? स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के माध्यम से जल के निरंतर संचलन के लिए एक शब्द क्या है? तो जलीय चक्र है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलता है और उत्तर पूर्वी अफ्रीकी से होकर भूमध्य सागर से गिरती है? बताइए, कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीकी से होकर भूमध्य सागर में गिरती है? तो नील नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने की थी? बताइए, किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने की थी?
तो साथ ही याद रखिएगा 97, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42, डैश पहले तेज गेंदबाज थे, यानी सबसे पहले कौन तेज गेंदबाज थे जो भारतीय टेस्ट टीम के कैप्टन थे, बताइए। तो सर जी वो तो पहले एक तेज गेंदबाज थे जो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान भी बने थे, कपिल देव। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथ ही याद रखिएगा 1894 में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो साथ ही अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45 को, भारत में समुद्री परिवहन के लिए कितने प्रमुख बंदरगाह है? अब तो भाई जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस तो एसएससी एग्जाम ही कराने वाली है, तो अब बंदरगाह के सवाल बहुत आ रहे हैं पेपर में। बताइए भारत में समुद्री परिवहन के लिए कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 13 हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, संगीत मजूमदार को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कासा डे ला स्पेन द्वारा सम्मानित किया गया था? बताइए किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कासा डे ला स्पेन द्वारा सम्मानित किया गया था संगीत मजूमदार को? तो साथ ही याद रखिए कथक के लिए। कथक कहाँ का? यूपी का है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 47 कॉल करिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? बताइए भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? कितने व्यक्ति हैं? तो सर जी जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 व्यक्तियों को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48, बुंदू खान दिल्ली घराने के एक कौन से वादक थे? बताइए बुंदू खान दिल्ली घराने के कौन से वादक थे? तो साथ ही याद रखिएगा सारंगी वादक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 को, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में मानसून से संबंधित नहीं है? तो कौन सी घटना भारत में मानसून से संबंधित नहीं है? जैसे वर्षा अंतराल तो है भाई, और अरब सागर शाखा भी है, बादल फटना तो भी है, लेकिन पश्चिमी जो विक्षोभ है ये नहीं है। तो ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का आप बताइए, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है? नमामि गंगे कार्यक्रम जो कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम मोदी जी ने स्टार्ट किया था जून 2014 में। तो इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज जीके का पेपर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका। अब बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा आज के इस दूसरे पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन से। तो उम्मीद करूं दोस्त ये क्लास आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा और आपने सारे क्वेश्चन को तो सबसे पहले एनालिसिस किया होगा और देखे होंगे कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे पिछले वर्षों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ओके, तो डेली क्लास आपको सुबह 11:30 पे आने वाली है, तो नोटिफिकेशन को ऑन करिए। और आपका कोई भी मन में डाउट है या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आप अभी तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो सबसे पहले जाके फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि आप अंतिम दिनों में जब फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो जानते हैं कि सर्वर बिजी हो ही जाएगा, क्योंकि अंतिम दिनों में सब जाते हैं फॉर्म भरने। अभी तक आप लोग इंतजार करते रहेंगे। चलिए लास्ट डेट आएगा, इसका डेट एक्सटेंड नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं डेट, तो इसलिए सबसे पहले जाके कल तुरंत जाके फॉर्म अप्लाई करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।